Good morning, students. This video explains the tax planning with respect to specific management decisions. So, while taking certain decisions by management, tax considerations are kept in mind. So, what are those considerations? How the decision is taken? That is discussed in this video. So, management in day-to-day life, they are faced with various important decisions, some strategic decisions they have to take. So all those strategic decisions, they are based on certain important factors like what will be the cost of such decisions, what benefits it will give to the organization, and another very important aspect is taxation, because whatever the actions the organization is going to take or the decisions they are going to take, that will affect the future of the organization. Also it will affect the tax liability as well. तो टैक्स बर्डन जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है इफ़ द डिसीजंस आर नॉट टेकन अप्रोप्रिएटली. तो टैक्स कंसिडरेशंस लेनी ज़रूरी है. टैक्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस जो हैं हमारे चेंज हो सकते हैं. तो अगर कोई डिसीजन जो है वो अगर टैक्स प्लानिंग करने से फेवर में जाता है तो वी कैन गो in the favor of that particular decision. So there are various types of management decisions, like for example make or buy, whether we should lease or own, whether we should shut down or continue, or whether we should do repair renewables, यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जिन्हें हमें कहते हैं कि री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रेनोवेशन कराएं, रिपेयर कराएं या रिन्यू करा लें. तो इस तरह के डिसीजंस जो है मैनेजमेंट फेस करती है. और इन डिसीजंस को लेने के लिए हालांकि हमारे फैक्टर्स बहुत सारे हैं, कॉस्ट फैक्टर्स हैं हर डिसीजन का, लेकिन एक फैक्टर टैक्स भी है. तो टैक्स को भी ध्यान में रखते हुए हमें ये डिसीजंस लेने चाहिए. तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे कि टैक्स किस तरह से अफेक्ट कर सकता है डिसीजन को. तो सबसे पहला जो डिसीजन है दैट इज़ मेक और बाय. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंट बाय दिस डिसीजन. मेक और बाय डिसीजन होता क्या है. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बहुत तरह तरह का रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. रॉ मटेरियल्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, मशीन्स के भी अपने स्पेयर पार्ट्स होते हैं. तो देर आर लॉट्स ऑफ टूल्स, देर आर लॉट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स विच गोज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. सो द डिसीजन दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू टेक इज़ ये जो रॉ मटेरियल है या जो ये स्पेयर पार्ट्स हैं या टूल्स हैं, तो ये हम खुद ही मैन्युफैक्चर करें or we can purchase it. So the decision is whether to make it or buy it. यहाँ पर ये नहीं है कि हम फाइनल प्रोडक्ट मेक करें या फाइनल प्रोडक्ट ही बाय करें, ये डिसीजन नहीं है. डिसीजन इज़ अबाउट द रॉ मटेरियल्स, स्पेशली जहाँ पर असेंबली लाइन होती है प्रोडक्शन की. प्रोडक्शन जो है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक बैच प्रोडक्शन. सो वन ऑफ द टाइप इज़ असेंबली प्रोडक्शन. असेंबली प्रोडक्शन मीन्स कि जहाँ पर आपके पास डिफरेंट पार्ट्स अवेलेबल हैं उसको आप असेंबल कर देते हैं एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट इज़ मेड. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार. कार जो है उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंपनीज बनाती हैं. लाइक टायर कोई और बनाएगा, उसका बॉडी कोई और बनाएगा, स्टीयरिंग कोई और बना रहा है, इंजन कोई और बना रहा है, राइट. कारपेटिंग, चेयर्स, ये सब अलग अलग जगह से बन के आती हैं. और जो कार मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, इनको असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट रेडी करता है. नाउ द डिसीजन दे हैव टू टेक इज़ कि ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इन्हें हम इन हाउस प्रोडक्शन करें यानी मेक करें, खुद ही बनाएं, या हम इनको परचेज़ करें, बाय करें.
तो देखिए वैसे तो फैक्टर्स क्या हैं मेकिंग और बाइंग डिसीजन के, कि हमको कॉस्ट एनालाइज करनी है। जो दो डिसीजन है, मेकिंग की कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि अगर मेक करते हैं उस रॉ मटेरियल को तो मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर हम उसको बाय करते हैं तो उसकी परचेज कॉस्ट क्या रहेगी। तो कॉस्ट जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिटरमिन करता है। तो जो भी चीप पड़ेगा, यानी अगर मेकिंग सस्ती पड़ती है तो हमारा डिसीजन क्या रहेगा, दैट वी शुड मेक इट। अगर बाय करना चीपर पड़ता है तो वी विल गो विद द बाइंग डिसीजन। सो not only these factors, there are, apart from cost, there are certain other factors also which go into the decision making process, like utilization of capacity. अगर हमारे पास कैपेसिटी है, हमारी फैक्ट्री में स्पेस है और वो यूटिलाइज हो सकती है, देन वी शुड मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट और मेक द प्रोडक्ट। देन वी मे हैव इनएडिक्वेट फंड ऑल्सो। अगर फंड्स नहीं हैं तो बाइंग जो है वो अगर पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा महंगी है परचेज़ प्राइस उसकी, तो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और अगर खुद मैन्युफैक्चर करना महंगा पड़ता है तो वी शुड गो फॉर बाइंग बिकॉज वी हैव नॉट सफिशेंट फंड्स। देन वी शुड सी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर आपका जो सप्लायर है, सप्लायर के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग योरसेल्फ। अगर डिपेंडेंस ऑन सप्लायर बहुत ज़्यादा हो जाती है, देन अगेन वी शुड गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इफ़ देर इज़ अ लेबर प्रॉब्लम इन द फैक्ट्री, देन वी शुड गो फॉर बाइंग। हमें बाय करना चाहिए ऐसे टाइम पे। तो ये फैक्टर्स ध्यान में रखते रखते इनको भी हम क्या है कॉस्ट की टर्म्स में ही लिखते हैं, कॉस्ट की टर्म्स में लेके आएंगे। फर्दर जो है अगर मेक करते हैं पार्ट का तो उसमें हमारी दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट जैसे परचेज ऑफ प्लांट, देन वेरिएबल कॉस्ट लाइक द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारी मेकिंग कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बाय करते हैं तो एक तो परचेज प्राइस होता है हमारा, दूसरा इन्वेंट्री को मेंटेन करना, लाइक वेयर हाउस का कॉस्ट हो गया, वेयर हाउस का रेंट हो गया, राइट। कोई हमने इंश्योरेंस कराया या फिर कोई स्टोर कीपर रखा, उसकी सैलरी हो गई, तो इस तरह की कॉस्ट जो है उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट में आ जाएगी। तो ये दोनों जो है बाइंग कॉस्ट है। नाउ वी विल कंपेयर द बाइंग कॉस्ट विद द मेकिंग कॉस्ट। तो जो भी बेटर है दैट डिसीजन विल बी टेकन। अब हमको क्या है टैक्स कंसिडरेशन देखना है कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से विच डिसीजन इज़ बेटर, बिकॉज बोथ दी एक्सपेंसेस, यानी ये फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, ये सारी की सारी क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो देखिए टैक्स जो सेव होगा दोनों केसेस में सेम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे प्रॉफिट्स को रिड्यूस करता है, हमारी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, बर्डन ऑफ टैक्स कम हो जाता है। तो इन दैट सेंस both the decisions are similar in nature, but we can avail certain deductions in case we are making the product. अगर हम मेकिंग का डिसीजन लेते हैं और उसके लिए एक न्यू यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं तो वी हैव डिस्कस्ड दीज डिडक्शंस, ATAA, ATIAC, इनमें हमने पढ़ा था कि एक न्यूली इस्टेब्लिश अंडरटेकिंग अगर SEZ में बन रही है या एक न्यू स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है तो हमें डिडक्शंस मिलती है 100% प्रॉफिट्स एंड गेंस की। तो इस तरह का बेनिफिट 10B इज़ रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग्स, ATIA फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, IBA फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो हम अगर इस तरह का कोई बिजनेस शुरू करते हैं, नया यूनिट लगा लेते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग द न्यू कंपोनेंट्स, then we can avail the deductions under these sections. ठीक है। Now second is if make or buy decision is taken for exporting goods, then tax incentives are available under this section 80HHC. So it depends upon whether goods manufactured by taxpayer himself they are exported or goods manufactured by others are exported by the taxpayer. तो उसके अंडर हम डिडक्शन ले सकते हैं। देन अनदर टैक्स कंसिडरेशन इज़ रिगार्डिंग सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी।
इन केस द असेसी फील्स दैट कि हमें बाइंग करना ज़्यादा चीपर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग, और वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा था उन पार्ट्स को, उन कंपोनेंट्स को, सो इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दोज, इफ़ बाइंग इज़ चीपर, तो वो मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर बाय कर लेगा उस कंपोनेंट को, एंड देन दिस कंपोनेंट विल बी फर्दर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो वो जो मेकिंग के लिए जो उसकी एग्जिस्टिंग प्लांट और मशीनरी थी, उनको सेल करके सेक्शन 50 के अंडर जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम ये 3 टैक्स कंसिडरेशन याद रखेंगे इन केस ऑफ मेक और बाय डिसीजंस। नेक्स्ट डिसीजन इज़ रिगार्डिंग ओन और लीज। देखिए, ओन डिसीजन क्या मतलब होता है कि वेदर टू ओन द एसेट और टेक द एसेट ऑन अ लीज। अब आजकल जो है लीजिंग हैज़ बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। फ्रॉम द लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू, लीजिंग हैज़ द अट्रैक्शन ऑफ एलिमिनेटिंग इमीडिएट कैश फ्लो, राइट। अगर हम लीज पे लेते हैं तो एक साथ लमसम अमाउंट हमें देने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन पे दी, और यू कैन से वी विल हैव अ कैश आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंटल्स। और ये जो लीज रेंटल्स हैं, दीज लीज रेंटल्स दे कैन बी क्लेम्ड एज एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंसेस में P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस साइड में हम इनको शो करेंगे, और हमारे बिजनेस इनकम से हम जो है इसको डिडक्ट कर लेंगे। तो हमारी इनकम रिड्यूस हो जाएगी और टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है लीजिंग का। अगर ओन करते हैं तो ओन करने के अलग बेनिफिट्स हैं। ये प्रॉब्लम तो होगी कि एक साथ जो है हमको काफ़ी सारा पैसा देना पड़ेगा, बट एडवांटेज इसका क्या है कि वी कैन चार्ज अ डिप्रिसिएशन, राइट। डिप्रिसिएशन हम, क्योंकि वो एसेट हमारा अपना हो जाएगा, तो अपने एसेट पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, और उससे भी क्या होगा, हमारी जो बिज़नेस इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड अगेन दी टैक्स बेनिफिट विल बी टेकन। नाउ इन केस ऑफ लीज एंड बाय डिसीजन, बोथ लीज और बाइंग डिसीजन इन्वॉल्व्स capital budgeting principles to determine if leasing is asset is a better option than buying it. Capital budgeting principles में हम क्या स्टडी करते हैं, लाइक NPV मेथड्स होते हैं, IRR। तो दोनों ही लीजिंग डिसीजन और बाइंग डिसीजन, दोनों में ही हम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लो तो आज की डेट में हो रहा है इन केस ऑफ बाइंग, एंड इन केस ऑफ लीजिंग कैश और आउटफ्लो जो है कुछ कुछ इंटरवल के टाइम पीरियड पे होता रहता है। तो उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालेंगे, कैश आउटफ्लो में से इनफ्लो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा जो डिसीजन है वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। अगर पॉजिटिव आता है, जिसका भी पॉजिटिव है, तो वो डिसीजन ले लिया जाता है। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। लीजिंग जो है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है इन विच द कंपनी obtains the assets from another company against periodic payments, right। ये तो हम सबको मालूम ही है कि लीज पे लेते हैं तो किसी और से कंपनी से ले रहे हैं, और उसके बदले हम लीज रेंटल्स पे कर रहे हैं। इट मे टिपिकली इन्वॉल्व एन ऑप्शन टू ट्रांसफ़र दी ओनरशिप। येस, ये भी हो सकता है कि जब लीज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद एसेट हमारा अपना भी हो सकता है, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है उसमें, तो वो ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। जबकि बाइंग एन एसेट इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ द एसेट विद कंपनीज ओन फंड्स, और यू कैन से हम लोन ले सकते हैं, लोन लेके एसेट परचेज कर सकते हैं। तो एक तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, दूसरा जो लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे भी हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। So in finding out whether leasing is better than buying, we need to find out the periodic cash flows under both the options and discount them using the after tax cost of debt to see where does the present value of the cost of leasing stands as compared to the present value of the cost of buying, right। कैपिटल बजटिंग में हम यही करते हैं, जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उनकी हर एक की NPV निकाल लेते हैं, और जो ज़्यादा अच्छी NPV होगी जिसकी, तो दैट डिसीजन इज़ टेकन।
देखिए एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अगर एसेट लीज़ पे लिया जाता है तो लीज़ रेंटल जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे हमारी बिजनेस इनकम रिड्यूस हो जाती है। डिप्रिसिएशन के केस में भी हमारे जो है जो टैक्सेशन है, टैक्स बर्डन है, वो रिड्यूस हो जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर हम एसेट परचेज़ करते हैं तो हम डिप्रिसिएशन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 32। अगर एसेट लोन पे लिया जाता है तो लोन पे किए जाने वाला इंटरेस्ट जो है दैट इज़ अगेन अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर and the deduction can be claimed. So these are the tax consideration with respect to the own or lease decision. Another decision is to shut down or continue the business. देखिए बेसिकली शट डाउन या कंटिन्यू करने वाला डिसीजन कब अराइज होता है, जब कंपनी को लॉसेस होने लग जाते हैं, कंटिन्यूसली लॉस हो रहे हैं, तो कंपनी में हैव टू डिसाइड कि इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहिए या इसको शट डाउन कर देना चाहिए। वैसे तो जो कॉमनली एक डिसीजन लेने का जो फैक्टर है दैट इज़ कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाती है सो वी मस्ट कंटिन्यू द बिजनेस इन द होप दैट इन फ्यूचर वी मे ऑल्सो स्टार्ट हैविंग प्रॉफिट्स। पर अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही है देन वी शुड क्लोज और यू कैन से शट डाउन द बिजनेस। ये होता किस लिए है? देयर मे बी अ फॉल इन डिमांड, there may be some financial problems or change in technology or there may be some high rates of taxes। इनकी वजह से या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक मिसमैनेजमेंट, जिससे कि कंपनी को लॉसेस हो सकते हैं। टैक्स कंसिडरेशंस क्या रहेंगे कि अगर हम बिज़नेस को कंटिन्यू रखते हैं तो हमारे जो भी अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस हैं या डिप्रिसिएशन है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करने का राइट रखते हैं। लेकिन अगर हम शट डाउन कर देंगे तो हमारा जो है जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो हम आगे को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, राइट। तो नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस स्पेशली विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 8 years, हमने ये पढ़ा है जब हमने डिडक्शंस पढ़ी थी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल्स पढ़े थे कि 8 years तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये लैप्स हो जाएगा अगर हमने बिज़नेस को शट डाउन कर दिया है। यस, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन हम आगे भी जो है इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस लॉस को हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो ये ड्रॉबैक है इसका। सो इन केस पॉसिबल है तो वी विल गो विद द कंटिन्यू डिसीजन। अनदर इज रिपेयर, रिप्लेस, renewal or renovations. These are the capital budgeting decisions. So the main tax consideration which one has to keep in mind is whether expenditure on repair, replacement or renewable is deductible as revenue expenditure under these sections or not. ठीक है, जनरली जो रिपेयर का या रिन्यूअल का जो एक्सपेंस है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। स्पेशली रिपेयर, अगर हम रेनोवेट कर रहे हैं या कोई नई मशीन ले रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो दोनों के केस में टैक्स ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंट बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंस्टॉलमेंट चार्जेस और फिक्स्ड एसेट्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, सो देज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर अगर हम कोई एसेट परचेज़ कर रहे हैं फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर देन दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम अ कैपिटल लाइबिलिटी, तो कैपिटल लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लगेगा, और रेवेन्यू लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए जो एक्सपेंस है दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड्स टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ अ सोर्स ऑफ इनकम, तो वो हमारा ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। और अगर हम कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं टू अर्न एन इनकम, राइट, तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे जो सेल्स रेवेन्यू है वो इनकम अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो हमारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग कैपेसिटी,
यानी अगर हम अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। लेकिन अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं टू मेंटेन दोज फिक्स्ड एसेट्स, सो दे आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स, तो वो हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। अगर एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं टू रेज द लोन और टू इशू द डिबेंचर्स, देन देज आर आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन वी विल हैव अ डिफरेंट बेनिफिट फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। Another very important topic is tax planning for employees. तो एम्प्लॉयज़ को टैक्स बेनिफिट देने के लिए टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को बजाय कि जो भी उनकी रेम्यूनरेशन है वो सारा का सारा सैलरी की फॉर्म में यानी कि कैश की फॉर्म में देने की बजाय उनको अलग अलग फॉर्म में डिवाइड करके दे सकती है ताकि वो टैक्स बेनिफिट्स ले सकें। तो वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए। पहला तो है कि सैलरी को बेसिक पे और अलाउंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक पे तो सारी टैक्सेबल है, अलाउंसेस जो है हमारे वो कुछ फुली टैक्सेबल हैं, कुछ फुली एग्जेम्प्ट हैं और कुछ पार्शली टैक्सेबल हैं। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, दीज आर ओनली 2 or 3 allowances which are given to the government officials working in like United Nations और embassies, या जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं दे आर फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। तो मजॉरिटी जो अलाउंसेस हैं दे आर पार्शली एग्जेम्प्ट, मीन्स अप टू अ सर्टेन लिमिट दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। उससे ज़्यादा अगर अमाउंट का अलाउंस मिल रहा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो अगर हम सारी की सारी सैलरी कैश की फॉर्म में बेसिक पे या एक ही अमाउंट बना के दे रहे हैं तो कम्प्लीटली टैक्सेबल होगा। लेकिन अलाउंसेस के फॉर्म में भी दे रहे हैं तो कुछ एग्जेम्पशन एम्प्लॉई जो है अवेल कर सकता है। देन डियरनेस अलाउंस शुड ऑल्सो बी गिवन टू द इंडिविजुअल एंड इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। डियरनेस अलाउंस जो है वैसे तो टैक्सेबल होता है एंड इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पर इससे क्या होगा, दिस विल नॉट ओनली इंक्रीज द एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इट विल ऑल्सो रिड्यूस हिज टैक्स इंसिडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ HRA, ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशंस, राइट। तो अगर डियरनेस अलाउंस सैलरी का पार्ट बनता है तो उससे उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है और उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अनदर इज़ कमीशन कैन बी बेस्ड ऑन टर्नओवर। So any commission payable as per the terms of employment should be based on turnover so as to form part of salary. इससे क्या होगा कि जो टैक्स इंसिडेंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ HRA वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि HRA में क्या है 10% ऑफ बेसिक सैलरी लिया जाता है। तो अगर बेसिक का पार्ट बन जाएगा तो इट विल इंक्रीज दी टैक्स इंसिडेंस। सो इफ़ कमीशन इज़ अदर देन दी सैलरी which is based on the turnover, so it will help in reducing the tax incidence. Similarly, commuted pension हो गया, interest credited to recognized PF, इन सब में ही जो है फ़र्क पड़ जाएगा if commission is given based on turnover, तो इससे total tax incidence जो है reduce हो जाएगा। Then another example is regarding cubic capacity of more than one car फॉर प्राइवेट यूज़ नॉट टू एक्सीड 1.6 लीटर, क्योंकि 1.6 लीटर से एक्सीडिंग अगर उसकी कैपेसिटी होगी तो दैट इज़ चार्जेबल टू टैक्स। तो इतना जो है दैट इज़ अलाउड एज एग्जेम्पशन, इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। तो अगर इस तरह की फैसिलिटी अपने एम्प्लॉई को दी जा रही है तो वन शुड कीप इन माइंड दैट इट शुड बी लेस देन 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी। एम्प्लॉयर जो है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंस्टेड गिविंग देम एज सैलरी। सो दे में कंट्रीब्यूट इन देयर रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड
और वो अगर 12% ऑफ सैलरी तक है तो एग्जेम्प्ट है, अगर इससे ज़्यादा देंगे तो फिर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मेडिकल अलाउंस देने की बजाय मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं, दैट मीन्स कैशलेस, यानी आपको बस वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट कराना है और किसी तरह की चार्जेस पे नहीं करने, तो एक तरह की फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मेडिकल अलाउंस देते हैं तो वो एक एक्सटेंट तक नॉन टैक्सेबल होता है, उसके बाद उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। अगर अलाउंसेस की जगह पर्क्स दिए जाएं तो वो प्रेफर किए जाते हैं, बिकॉज पर्क्स आर मोस्टली इन काइंड में होते हैं, हालांकि उनकी भी जो मार्केट वैल्यू है या जो कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ कैश और मनी कैलकुलेट की जाती है, करते हैं, लेकिन दे आर प्रेफर्ड टू टैक्सेबल अलाउंसेस। इससे जो है फॉर एग्जांपल रेंट फ्री हाउस है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो उन केस में रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है नॉन टैक्सेबल रहता है इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि नॉन टैक्सेबल रहते हैं, तो दैट कैन बी अवेल्ड इफ़ द बेनिफिट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ परक्विजिट्स। Then use of furniture is not taxable in case of non-specified employees. Again ये भी क्या है, एक तरह का perk है. Then RPF it can be maintained in the enterprise of subsequent employers, यानी recognized provident fund जो है, अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, यानी एक की जॉब छोड़ के नेक्स्ट ज्वाइन करते हैं, तो वो सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयज़ भी उसको मेंटेन कर सकते हैं. Then during retirement preference should be given for commutation of pension. Commutation means that the pension is taken in the form of lump sum amount. तो lump sum amount जो है वो नॉन टैक्सेबल होता है, exempt from tax होता है, पर अगर पेंशन कम्यूट ना करा के मंथली ली जाती है तो वो एक इनकम की तरह से टैक्सेबल रहती है. सो प्रेफरेंस शुड बी गिवन फॉर कम्यूटेड पेंशन. लीव एनकैशमेंट जो है वो रिटायरमेंट के टाइम ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्यूरिंग सर्विस हम लीव एनकैशमेंट ले लेते हैं, यानी लीव्स के बदले जो है मनी मिलता है, तो वो टैक्सेबल रहती है. तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट दीज लीव्स दे आर, जिनको कि हम अर्नड लीव्स बोलते हैं, तो अर्नड लीव को अगर हम एनकैश करा लें ड्यूरिंग सर्विस, दे विल बी टैक्सेबल, एंड आफ्टर रिटायरमेंट no such taxes are paid. Another is decision to avail HRA और rent free accommodation. तो ये डिसीजन जो है केयरफुली लेना चाहिए कि रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर लेंगे तो HRA नहीं मिलेगा, HRA लेंगे तो रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं मिलेगा. तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है एम्प्लॉई के केस में, विच विल रिड्यूस द टैक्स बर्डन, दैट ऑल्सो शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. देन ऑल द डिडक्शंस विच आर we have studied under 80C to 80U, so इन सब का भी पूरा एडवांटेज जो है एम्प्लॉई को लेना चाहिए, so as to reduce the tax liability. So these are the tax consideration with respect to specific management decisions and with respect to managerial remuneration. So that is all for this video. Thank you.